नमस्कार साथियों, खोजराम आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज है 25 जुलाई और आज के करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स लेकर मैं आपके सामने यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये शॉर्ट सीरीज़ जो हम चला रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो रही होगी और कुछ ना कुछ आप ज़रूर इससे सीख ही रहे होंगे। तो स्टार्ट करते बेटा आज की क्लास को और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहली बात बताते हैं नेशनल इनकम टैक्स डे। देखो, नेशनल इनकम टैक्स डे बनाया जाता है 24 जुलाई को। जी हाँ दोस्तों, 24 जुलाई को नेशनल इनकम टैक्स डे बनाया जाता है। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियाज फेशियल हिस्ट्री। द डे इज मार्क्ड एज 24 जुलाई। इनकम टैक्स इज अ क्रूशियल गवर्नमेंट लेवी। द इनकम अर्न बाय द इंडिविजुअल। देखो यार, सिंपल सी बात है कि इनकम टैक्स क्यों लगाया जाता है। तो पुराने ज़माने में भी कराधान का सिस्टम हुआ करता था। तो कराधान में क्या होता था कि जो भी जो सरकार चलनी है, उसको सरकार चलाने के लिए जिन पैसों की आवश्यकता होती है, जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो कहाँ से लेगी। तो जो लोग रहते हैं वो उन्हीं के ऊपर कर लगाते हैं और उस कर का उपयोग करके वो सही तरीके से सरकार चलाते हैं। तो ये लॉजिक था और ये पहले भी होता था। जब हम बहुत पहले चाहे लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड में, तब तो कराधान होता ही नहीं था। तब वॉलेंट्रीली, क्योंकि लोग इतने बेहतर हुआ करते थे, अच्छे हुआ करते थे, तो वॉलेंट्रीली लोग वाग कर देते थे। लेकिन आज के समाज में तो आप जानते ही हो, लोग वक्त तो कर बचाने में लगे पड़े हैं, तो कर देता कोई नहीं है। ठीक है ना। तो बात करें जेनेसिस की, तो 1860 एडी के अंदर क्या हुआ था। इनकम टैक्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 25 इतना। और ये क्यों सेलिब्रेट होता है 24 जुलाई को। द मूवमेंट ऑफ इंडियन फिशल हिस्ट्री, इट वॉज द डे 1860 दैट सर जेम्स विल्सन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स इन द इंडिया। तो 24 जुलाई के दिन ही 1860 में जो सर जेम्स विल्सन थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस लॉजिक को, इस टॉपिक को इंडिया में। और इसको करने के पीछे कारण यही था कि टैक्सेस क्योंकि सरकार को सही से चलाना था, सरकार को सही से यूज़ करना था। द रियल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज इनकम टैक्स सिस्टम केम इनटू इनकम टैक्स एक्ट 1922। तो जो रियल स्ट्रक्चर था ये कब आया, 1922 में आया। जब तक देखो 1860 से 1922 तक पता नहीं किसी तरीके से टैक्स लिया जाता होगा, सोचो। The year 1946 marked as another milestone with the recruitment of Group A officers, initiating a new era of professionalism in tax and administration. तो 1946 में एक बहुत ही ज़बरदस्त माइलस्टोन आया, क्योंकि इस चीज़ को मैनेज करने के लिए ग्रुप ए ऑफिसर्स की भर्ती होने लगी 1946 में। ठीक है, ये खैर वो जब ब्रिटिशर्स थे जब की बात है, ठीक है ना। तो इन डेकेड लेटर 1957 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईआरएस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, डायरेक्ट टैक्सेस स्टाफ कॉलेज इन नागपुर, लेटर नेम्ड एज नेशनल अकेडमी फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये 1957 में बनाई गई नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसका बाद में नाम ये पड़ा। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एम्ब्रेस्ड द टेक्नोलॉजी इन 1981, marked as the beginning of the computerization era. The initial phase focused on processing challans, official form of or receipt electronically, and significant step toward the efficiency of tax collection and record. आजकल तो सारा काम देखो बच्चों ऑनलाइन ही होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। बट 1981 से वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था कंप्यूटर्स के आने के बाद में। ठीक है, तो अभी आपको पता है दोस्तों, अभी 23 तारीख को यूनियन बजट आया है और यूनियन बजट की कुछ खास पॉइंट्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। यूनियन बजट किसके द्वारा दिया गया, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, श्रीमती निर्मला सीतारमण उनका नाम है, और उन्होंने यूनियन बजट दिया है। ये मेन बजट है हमारा। अंतरिम बजट इससे पहले हुआ था जब सरकार नहीं बनी थी एनडीए की, तो उससे पहले अंतरिम बजट था, ये आपका मेन बजट है। ठीक है ना। तो 2024-25 के लिए पार्लियामेंट में इन्होंने सुनाया है। बजट एस्टिमेट्स के बात कर लेते हैं। टोटल रिसिप्ट अदर देन द बोरोइंग्स, तो करीब ये 32 लाख करोड़ की है। टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम बात करें तो 48 लाख करोड़ का है। नेट टैक्स रिसिप्ट, कितना टैक्स रिसिप्ट हमको मिली है, तो 25 लाख करोड़, 25 या 26 लाख करोड़ मान लो। फिशल डेफिट्स अगर आप बात करें 4.9% ऑफ जीडीपी है। गवर्नमेंट एम्स टू रीच डिफिक्ट्स बिलो 4.5% टू नेक्स्ट ईयर, तो ये टारगेट भी बनाया इन्होंने। इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू बी लो, स्टेबल एंड मूवेबल टुवर्ड द 4% टारगेट। कोर इन्फ्लेशन इज 3.1%. Budget focuses on employment, skilling, MSME एंड मिडिल क्लासेस। तो इनके लिए ये पूरा का पूरा बजट दिया गया है।
इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है जो कि है टैक्स स्लैब में। जी हाँ दोस्तों, टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। क्योंकि अब क्या हो चुका है, देखो पहले क्या था, 7 लाख तक किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये मिडिल क्लास में जो मतलब 3 से 7 लाख जो कमाने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो देखो ज़रा, 3 से 7 लाख वालों के लिए 5% का टैक्स लगेगा, 7 से 10 लाख के लिए 10% का टैक्स लगेगा, 10 से 12 लाख के लिए 15% का टैक्स लगेगा, और 12 से 15 लाख के लिए 20% का टैक्स लगेगा, और 15 लाख से ऊपर इनकम वालों के लिए 30% का टैक्स लगेगा। ये अभी नया टैक्स स्लैब है जो कि अभी अब से फॉलो होगा। मतलब इस बार का तो हो गया, अगली बार से मतलब इस बार का तो आपका हो चुका है मतलब टैक्स का, ठीक है ना। पिछले साल का जो अब जो साल चल रहा है, मार्च 2024 से लेके अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2025 तक, तो ये टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको पैसा देना होगा, टैक्स देना होगा। क्लियर बात है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है जो रिबेट होती है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, पहले 50,000 था और अब वो 75,000 हो गया। तो ये 25,000 को और फ़ायदा आपको मिला है टैक्स में, सरकार की तरफ से ही मिला है, ठीक है ना। ये भी एक बात है। आगे बात करते हैं बेटा, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड इज टू सेट अप ग्रीन चारकोल प्लांट इन हरियाणा। तो हरियाणा में एनटीपीसी के द्वारा ग्रीन चारकोल प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो एनटीपीसी क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम एंड फरीदाबाद आर ऑल सेट टू एस्टेब्लिश द टू वेस्ट टू चारकोल प्लांट, वेस्ट टू चारकोल प्लांट बना रहे हैं, एंड नोन एज अ ग्रीन कोल प्लांट्स इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स। और इसकी जो कॉस्ट पड़ेगी इनको 500 करोड़ ईच पड़ेगी, मतलब एक प्लांट लगेगा 500 करोड़ में। द ग्रीन कोल प्लांट विल बी इन द बंधवारी गुरुग्राम में है, और मोतुका यह है फरीदाबाद में। तो दोनों हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, हरियाणा में ही आते हैं, हरियाणा राज्य में। कंसिस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ फॉर ईच फैसिलिटी। दिस प्लांट विल कन्वर्ट 1500 टन डेली कलेक्टेड वेस्ट इनटू चारकोल। तो 1500 टन डेली कलेक्टेड वेस्ट को चारकोल पे बदला जाएगा। तो दोस्तों आप जानते ही हैं, दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या है, बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं वहाँ पे कचरे के। तो उस तरीके से इसको यूटिलाइज करने का एक बेहतर तरीका है ये मेरे हिसाब से। और अगर आउटर्स रीजन में जाके गुरुग्राम और फरीदाबाद, जो कि बेसिकली मोर और लेस एक इंडस्ट्रियल एरिया है, खैर गुरुग्राम तो खैर अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया के अलग, वहाँ पे साइबर सिटी भी है, लेकिन फिर भी इट इज़ अ वेरी गुड अप्रोच आई बिलीव। एंड अगर ये सही तरीके से कार्य करते हैं और सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो कचरा भी कम होगा, वेस्ट जो मटेरियल है वो भी कम होगा, और उससे हम कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव निकाल सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी को कब इस्टेब्लिश किया गया था भैया? 7 नवंबर 1975 को एनटीपीसी को इस्टेब्लिश किया गया था। यह एक महारत्न कंपनी है। क्या है बेटा? महारत्ना कंपनी। महारत्ना कंपनी होती है बेटा एनटीपीसी। अभी इसके सीएमडी और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? गुरदीप सिंह। मिस्टर गुरदीप सिंह इज द सीएमडी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर द एनटीपीसी। ओके बेटा, तो आई रियली होप कि ये वाली जो पूरे का पूरा एनालिसिस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर के ऊपर। तो वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट 2024, तो इसमें टॉप किया है किस कंट्री ने? सिंगापुर ने टॉप किया है। और इसमें देखो एक दो चीज़ें और बता दूं मैं आपको। और सिंगापुर टॉप्स इन द, अच्छा ये लिस्ट किसने निकाली है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स निकला है और इसके तहत ये लिस्ट निकली है। अच्छा, इस लिस्ट में अव्वल आने से होगा क्या? पहले तो ये समझ लो। देखो इसमें लिस्ट में अव्वल आने से ये फ़ायदा होता है कि अगर आप टॉप आए हो तो बाकी की सभी कंट्रीज़ में आपका वीज़ा, आप बिना वीज़ा के पहुंच सकते हो और ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो सिंगापुर यहाँ पे क्योंकि टॉप करी है, तो जिन भी नेशनल्स के पास सिंगापुर का पासपोर्ट है, सिंगापुर के लोगों के पास ऑब्वियसली सिंगापुर का पासपोर्ट होगा, मतलब जो भी सिंगापुर पासपोर्ट धारी लोग हैं वो किसी भी कंट्री में जाते हैं उनको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। अपनी मर्जी के मालिक है वो, बिल्कुल ठीक है ना। इंडिया की कितनी रैंक आई है? इंडिया की यहाँ पे 82nd रैंक आई है, और इंडिया को 58 कंट्रीज में वीज़ा फ्री जा सकता है। इंडिया के जो लोग हैं, ये 58 कंट्रीज में जा सकते हैं, ऑन अराइवल वीज़ा उनको मिल जाएगा, बिना वीज़ा की हेडेक किए वो वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, सिंगापुर इज द वीज़ा फ्री एक्सेस मिल चुका है कंप्लीटली 195 डेस्टिनेशन में, क्योंकि उसकी फर्स्ट रैंक आई है। अच्छा, जॉइंट सेकंड की बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन, ये सभी के सभी जो हैं 1 2 3 4 5, ये 5 निकल गए।
इन सभी को बाकी 192 कंट्रीज़ में फ्री आपको एंट्री है, कोई इसमें टेंशन है नहीं। आगे बात करें तो थर्ड में मिला है ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, स्वीडन, और इनको बाकी सभी कंट्रीज़ में फ्री एक्सेस है, ठीक है ना। और फोर्थ प्लेस पे यूके, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, और इनको बाकी सभी कंट्रीज़ में एक्सेस है। 8th प्लेस पे यूएस विथ 186, यूएस के लोग 186 डेस्टिनेशन पे वीज़ा फ्री जा सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा, बात करें बिगेस्ट क्लाइंबर्स की अगर बात करें तो यूएई जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 68 पोजीशन पे हैं टू 9th प्लेस, फ्रॉम 68 पोजीशन से 9th प्लेस पे आई है, बताओ। नाउ अलाउइंग वीज़ा फ्री एक्सेस टू 185 डेस्टिनेशन, बताओ कमाल ही कर दिया इसने तो, मतलब 68 पे थी, अब क्या 9th पे आ गई है, बहुत बढ़िया। चाइना ने भी बहुत अच्छी छलांग लगाई है, 83 पे थी पहले और अब 58 पे आ गई है, अब 185 डेस्टिनेशन पे फ्री उनको वीज़ा फ्री जा सकते हैं। यूक्रेन, बताओ यूक्रेन में जबकि समस्या चल रही है फिर भी 53 से 30 पे आ चुकी है, दिस इज ऑल्सो गुड, और ये 148 डेस्टिनेशन पे इनके वीज़ा वाले लोग जा सकते हैं। बिगेस्ट फॉलोअर्स की बात कर ले तो वेनेजुएला की बात करें तो 25 पे थे, अब 48 पे आ गए हैं। यमन, नाइजीरिया, सीरिया 100 सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, ठीक है ना। बांग्लादेश 86 से 96 से आ चुके हैं, तो यमन, नाइजीरिया, सीरिया के लिए इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इनकी चीज़ें नहीं पूछी जाती। इंडिया की रैंकिंग याद रख लेना, 82 है इंडिया की रैंकिंग, और 58 कंट्रीज़ में इनको अलाउड है जाने का, ठीक है बेटा। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही सही है, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।